तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आप लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके बारे में तो पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ ही लिया था। अभी हम लोगों का जो आज का टॉपिक है जिसे हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन अपने अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस है तुम्हें ह्यूमन बॉडी की रेस्पिरेशन तो पढ़नी है ही है, बट साइड बाय साइड तुम्हें प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ये भी तुम्हें आना चाहिए, बिकॉज हम लोगों की लाइफस्टाइल का और हम लोगों के एनवायरनमेंट का प्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आखिर मेजर कंस्टिट्यूएंट है। तो एक बात याद रखना, ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स आपके हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी के जैसे या फिर एनिमल बॉडी के जैसे मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कभी देखा है क्या किसी प्लांट को अपनी एक जगह से चलते हुए किसी दूसरी जगह पे जाते हुए, यानी कि मैं सीधी भाषा में कहूं तो लोकोमोशन करते हुए? नहीं देखा है। तो इट डजंट मीन्स कि प्लांट्स को हमारे जैसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती। प्लांट्स हमारे जैसे कोई नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, उन्हें कोई काम नहीं होता। तो इट डजंट मीन्स कि उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप लोगों की बॉडी खाने को डाइजेस्ट करती है, आप लोगों की बॉडी ब्लड का सर्कुलेशन पूरा करवाती है ना, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं तुम्हारी बॉडी में। तो सिमिलरली जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी बहुत सारी प्रोसेस अपने अंदर करनी होती है। जैसे प्लांट्स को अपने अंदर जो फोटोसिंथेसिस के वाया खाना बनता है, राइट, उस खाने को उन्हें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। उन्हें अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, उन्हें वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना होता है अलग अलग कॉर्नर्स तक, है ना, प्लांट्स के। अब ऑब्वियस है कि खाना प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सक्रीशन भी होगा, तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, तो उन लोगों की एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस में भी हो सकता है उनको एनर्जी लग रही हो। प्लांट्स के जो सेल डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने ऐसा किया कि प्लांट की कोई पर्टिकुलर स्टेम आपने तोड़ दी, तो क्या जिंदगी भर प्लांट की वो पर्टिकुलर स्टेम बताओ टूटी हुई रहती है क्या? नहीं। कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि वहां पे एक नया लीफ वहां पे शुरू हो जाता है। तो इट मींस दैट कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऐसी प्रोसेस होती है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के जैसे या एनिमल्स के जैसे आप लोगों का जो प्लांट्स है, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। ठीक है, अगर तुम में से कोई लोगों को ऐसा लगता है कि प्लांट्स हमारे जैसे लोकोमोशन नहीं करते तो प्लांट्स को एनर्जी की नीड नहीं होगी, तो ये गलत है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। अब बात ये आती है कि चाहे आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर आप एक प्लांट हो, ठीक है, या एक बहुत बड़ी ट्री हो, चाहे कोई भी हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या हर लिविंग थिंग के अंदर एनर्जी को ऑब्टेन करने का एक ही तरीका होता है। दैट तरीका इज रेस्पिरेशन। ठीक है, आप जितना भी खाना खा लो, आपको उस खाने से एनर्जी नहीं मिलती। जब वो खाना आपके सेल्स के अंदर जाता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, और जाके ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करता है और दोनों के इंटरैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज आउट होती है, तब आपको एनर्जी मिलती है, याद रखिएगा। तो वैसे ही प्लांट्स को ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स दिन भर धूप में खड़े होते हैं तो धूप खाते हैं तो ये उनकी एनर्जी है, ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर में क्या होता है बोलो? रेस्पिरेशन उनकी बॉडी के अंदर भी होता है। मतलब बेसिकली प्लांट्स के अंदर में जो उनका खाना होता है, फूड। अच्छा, अभी प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ से आता है तो मैं बता दूं, हमारे जैसे प्लांट्स को खाना
आपके मतलब खाने की नीड नहीं होती। प्लांट्स की बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खाना बोलो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो फूड प्लांट्स के अंदर तैयार होता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इस फूड को वो लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। और O2 के साथ रिएक्ट करके वो लोग क्या बनती है, ATP बनती है। और ATP ही प्लांट्स के बॉडी के अंदर भी एनर्जी करेंसी का क्या करती है बताइए, काम करती है। तो बेसिकली जिस तरीके से रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में है ना, कि हमारी बॉडी में एक एक सेल्स के पास फूड होता है, सेल्स के पास ऑक्सीजन होता है, सेम वही मैकेनिज्म आप लोगों के प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, राइट। अच्छा, जैसे हमारी एनिमल बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन हो जाती है तो ATP के साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट बनता है। याद आ रहा है तुम लोगों को, क्या बनता है, ATP के साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट, वो बनता है CO2। तो सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी क्या बनता है, CO2 बनता है। और बाद में प्लांट, जैसे हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर या कोई दूसरा एनिमल अपनी एनिमल बॉडी के अंदर में क्या करता है, CO2 को कभी भी स्टोर करके नहीं रखता। इट इज अ हार्मफुल फॉर अस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रीथिंग वाली प्रोसेस होती है तो उस ब्रीथिंग वाली प्रोसेस में उस CO2 को एक्सेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। तो सिमिलरली प्लांट्स भी CO2 को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जैसे हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है ना कि रेस्पिरेशन करने के लिए O2 चाहिए, वैसे प्लांट्स का भी मैकेनिज्म है। जैसे हमारा मैकेनिज्म है कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होने के बाद जो CO2 बनता है, उस CO2 को हम लोग बाहर थ्रो कर देते हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स भी उसको थ्रो आउट कर देता है। बताओ, तो बेसिकली मोटा मोटी तौर पर ये जो पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ठीक है, ये हमारे जैसी ही है। बट द पॉइंट इज कि हमारी बॉडी के अंदर में, ठीक है, जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो ऑक्सीजन आता कहां से है, या फिर जब हम लोगों की ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर में जब रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है तो CO2 कहाँ जाता है, या फिर कैसे बाहर जाता है बॉडी के, कहाँ जाता है वो तो हमको पता है, बट कैसे बाहर जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारी जो नोज होती है, नोज के वाया, विंड पाइप के वाया हम लोग क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं। और उसी विंड पाइप और उसी नोज के वाया हमारी बॉडी के अंदर में जो CO2 तैयार हुई है, उस CO2 को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं। तुम्हें याद होगा। बट प्लांट्स के पास तो एज सच कोई नोज वगैरह तो होती नहीं है, फिर प्लांट्स कैसे करता है। तो एक्चुअली हम लोगों का अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है टॉपिक का, वो ये कि प्लांट्स के अंदर में किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, वो नहीं, कि प्लांट्स को इस रेस्पिरेशन के लिए हाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलता कैसे है, प्लांट्स के अंदर ये ऑक्सीजन जाता कैसे है। तो इसका सबसे पहला आंसर रहता है कि अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन जाता है। जैसे कि पहला, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नोज, और हो सकता है कुछ जगह पे मे बी माउथ, ठीक है, या तो नोज या तो हो सकता है माउथ। जब हम लोगों को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो हम लोग मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करते हैं ना, तो सिमिलरली नोज और माउथ। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये O2 कैसे बाहर मतलब अंदर जाती है और CO2 कैसे बाहर आती है। तो बेसिकली प्लांट्स को अगर O2 को अंदर लेकर जाना है या फिर CO2 को अगर बाहर छोड़ना है, तो प्लांट्स के भी कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते होंगे इस प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली। तो अभी यहाँ पे देखो, आपका जो प्लांट है उस प्लांट फॉलोइंग ऑर्गन्स को देखो यूज करता है। जैसे कि आप लोगों के रूट्स, ठीक है, जो रूट्स प्लांट के सॉइल को होल्ड करने के काम आती है, जो वाटर को ऊपर खींचती है, बाकी मिनरल्स वगैरह जो
लाती है ना, वही रूट आप लोगों के प्लांट्स के ऑक्सीजन का अंदर लेने का काम भी करती है ना। हमारे प्लांट्स लोगों के पास क्या होती है, हमारे प्लांट्स के पास स्टेम्स होते हैं, वो स्टेम्स के थ्रू भी ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर जाता है। और सबसे मेजर सोर्स प्लांट्स के ऑक्सीजन लेने का होता है वो होते हैं लीव्स के वायर। तो बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं टोटल क्या होता है बताओ, 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है क्या, एक रूट्स, स्टेम और लीव्स, ताकि अपनी बॉडी के अंदर वो क्या कर सके, ऑक्सीजन लेकर जा सके। खत्म, और कुछ भी नहीं। अब बात आती है अगर लीव्स की, तो तुम तो बचपन से जानते हो कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक लीव है, तो सब पूरी दुनिया जानती है कि लीव्स के पास टाइनी टाइनी छोटे ऐसे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है, बट अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर जाकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको वो पोर्स विजिबल होंगे, है ना। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के में, ये पोर्स क्या कहलाते हैं, आप लोगों के स्टोमेटा, राइट। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, दिस छोटा पोर्स आर नोन एज व्हाट, आप लोगों का स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होता है, यही स्टोमेटा के वाया ऑक्सीजन लीफ के अंदर जाती है, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो इसी स्टोमेटा के वाया आप लोगों का जो CO2 है, वो CO2 भी बोलो क्या होता है, बाहर आता है। यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जाने का रास्ता भी कौन है, ऑक्सीजन के अंदर जाने का रास्ता भी कौन है, आप लोगों का स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के वाया CO2 भी बाहर आता है। जिस तरीके से हमारी नोज होती है ना, सिमिलरली एग्जैक्टली वैसे ही आपके लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, बराबर। अच्छा, अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहता है, आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि हमारी प्लांट्स के अंदर में 2 प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़रूरी है, बट स्टिल प्लांट्स के अंदर 2 प्रोसेसेस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि, और दोनों स्टोमेटा की मदद से होती हैं, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस में स्टोमेटा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि तुम जानते हो, आप लोगों की एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक प्रोसेस हो गई आप लोगों की क्या, फोटोसिंथेसिस। और दूसरी प्रोसेस होती है तुम लोगों की, बोलो कौन सी, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलेगी, हम लोग इन द सेंस प्लांट को। अब तुम्हें ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को CO2 चाहिए होता है। मतलब इमेजिन करो, अभी धूप है, मान के चलो अभी दिन का वक्त है, ड्यूरिंग डे टाइम। अब दिन के वक्त में जो एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा तो नहीं है कि दिन के वक्त एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 रहती है, O2 नहीं होती, है ना। चाहे दिन हो या रात, एटमॉस्फेयर के पास CO2 भी होता है और एटमॉस्फेयर के पास O2 भी होता है। लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, CO2। अब हम फोटोसिंथेसिस को ये तो नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस तुम रात को हो जाना, क्यों, क्योंकि ऐसे केस में सूरज की रोशनी कहाँ से आएगी। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात के वक्त भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स दिन के वक्त ही फोटोसिंथेसिस अपनी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त सूरज की रोशनी होती है, तो सूरज की रोशनी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है, फोटोसिंथेसिस हो जाती है, CO2 को वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जब मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो CO2 क्या होती है, प्लांट्स इन करता है, मतलब अपने अंदर लेकर जाता है CO2 को। कैसे, स्टोमेटा के वाया लेकर जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाती है, हम लोग पढ़े हैं ना प्रीवियस न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट में, कि जब फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस के खत्म होने के बाद जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर को दे देता है। तो बेसिकली सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त चीज़ें कैसी होती हैं कि प्लांट ना, ऑप्शन उसके पास दोनों है, वो CO2 भी ले सकता है और O2 भी ले सकता है एटमॉस्फेयर से। लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स क्या करता है, जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से वो लोग क्या करती हैं, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाती हैं। वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, बोलती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम तुम्हें अपने अंदर लेकर जा रही हैं।
बराबर ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ में उस पूरी प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन उनके पास प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन वो लोग क्या कर देती हैं बताओ, बाहर छोड़ देती हैं। किलो एटमॉस्फेयर लेकर जाओ ऑक्सीजन को, है ना। अच्छा, अब लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस का क्या होता है, रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं प्लांट, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अगर किसी भी तरीके से मान लेते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, कट कर दी गई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देने से क्या होता है, एनर्जी नहीं बनती, इंसान तो भैया तुरंत मर जाता है। तो सिमिलरली अगर मान लेते हैं मैं ऐसा तुमसे कहूंगी, ठीक है, कि प्लांट ने दिन के वक्त सिर्फ CO2 अंदर लिया और O2 बाहर छोड़ दिया, मतलब पूरा का पूरा जितना भी O2 प्रोड्यूस हुआ था फोटोसिंथेसिस के दौरान वो सारा का सारा O2 उसने बाहर दे दिया। तो ऐसा नहीं होता, वो क्या करता है, थोड़ा सा O2 अपने पास रख लेता है, ठीक है। जो O2 फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ था ना, उस O2 को वो थोड़ा सा प्लांट अपने अंदर क्या कर लेता है, रख लेता है, और रख लेने के बाद उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। किस काम के लिए यूटिलाइज करता है बताओ, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करता है। मतलब दिन के वक्त वो ये नहीं करता कि बाहर से एटमॉस्फेयर से O2 लेकर अंदर आ रहा है, ठीक है, बराबर ऐसा नहीं करता वो, ठीक है। वो क्या करता है बताओ, जो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो O2 प्रोड्यूस हुई थी उसी O2 को वो क्या करता है, थोड़ा सा यूज कर लेता है और बाकी O2 वो बाहर एटमॉस्फेयर को दे देता है। लेकिन अब मान लेते हैं जब O2 उसने अपने अंदर ही रखी, उसने जब O2 को यूज किया, तो उस यूज करने वाली प्रोसेस के दौरान जैसा कि तुम जानते हो जब जब रेस्पिरेशन होता है तो उस रेस्पिरेशन के दौरान CO2 क्या हुई होगी, अगेन प्रोड्यूस हुई होगी, है ना। ये प्रोड्यूस हुई कहाँ से बताओ, ये प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस से, है ना। और इस फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस वाली O2 को उसने यूज किया किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो आप लोगों का CO2 है, क्या ये बाहर एटमॉस्फेयर से लिया गया है क्या, नहीं। अभी आपके प्लांट के अंदर रात भर रेस्पिरेशन हो रही है, दिन भर रेस्पिरेशन हो रही है, और जब दिन भर रात भर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो प्लांट के अंदर बहुत सारा क्या होता है, CO2 जमा हो जाता है। और जो CO2 रेस्पिरेशन की वजह से जमा हो जाता है, हम लोग कैसा करते हैं कि जो हमारी नोज होती है, हमारी नोज से हम लोग CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन प्लांट अपने अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन की वजह से वो उसको बाहर नहीं देता, ठीक है। डू नॉट गिव टू एटमॉस्फेयर। हाँ, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेट से प्रोड्यूस हो गए तो डेफिनेटली देगा, बट वो क्या करने लगता है, इसी CO2 को वो क्या करने लगता है, यूज करने लगता है। किस पर्पस के लिए यूज करने लगता है, अगले दिन फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यही साइकिल देखो प्लांट्स के लीव्स के अंदर चलती रहती है। बताओ क्या होता है कि दिन के वक्त, ठीक है, बोलो क्या होता है, CO2 को अंदर लिया जाता है दिन के वक्त और O2 को बेसिकली बाहर छोड़ा जाता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो रात में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकती, तो रात में CO2 का मुझे बताओ क्या काम है ना। प्लांट बोलता है कि रात के वक्त CO2 का तो कोई काम नहीं है, बल्कि अगले दिन जो फिर से सूरज उगेगा मैं वो वाली CO2 यूज कर लूंगा, राइट। तो ये उसको भले ही यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या करता है, बहुत सारी CO2 क्या कर देता है, बाहर एटमॉस्फेयर को भी दे देता है आउट। कब, लेकिन ये पूरी प्रोसेस कब होती है, ये पूरी प्रोसेस कब होती है, ये प्रोसेस होती है आप लोगों के ड्यूरिंग नाइट। ये कब होती है, ड्यूरिंग नाइट। ये प्रोसेस बोलो क्या होती है, ये वाली प्रोसेस कब होती है, ड्यूरिंग नाइट। कि जो CO2, ठीक है, रेस्पिरेशन की वजह से बना था, हो सकता है वो उसमें से थोड़ा बहुत CO2 रख ले अगले दिन के फोटोसिंथेसिस के लिए, बट उसमें से बहुत सारी CO2 को बोलो वो क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है, ठीक है, बाहर छोड़ देता है। वो क्या करता है, बहुत सारी CO2 को बाहर छोड़ देता है। और रात के वक्त प्लांट क्या करता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, सॉरी, जितनी भी एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को वो क्या करता है, अंदर लेने की कोशिश करता है, ठीक है। जितनी भी एटमॉस्फेयर में O2 होता है, जितना भी एटमॉस्फेयर में O2 होता है, उस O2 को वो अंदर लेने की कोशिश करता है ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन कर सके। तो इनडायरेक्टली अगर कोई तुमसे पूछेगा
कि बताओ दिन के वक्त क्या हुआ, तो तुम दिन के वक्त बोलोगे प्लांट के लीव्स के अंदर CO2 अंदर गई यानी कि इन, और O2 क्या हुई, बाहर आई। और अगर कोई तुमसे रात के वक्त के लिए पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे कि CO2 बाहर आई और आप लोगों की जो O2 थी वो अंदर गई। समझ रहे हो? अब इसी पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, वो इस टाइप का कि ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि हम लोगों को रात के वक्त, ठीक है, पेड़ वगैरह के नीचे, बड़े बड़े जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, उन लोगों के नीचे हम लोगों को नहीं सोना चाहिए। नॉट टू स्लीप अंडर ट्री, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट। दिन के वक्त तो भैया पेड़ के नीचे सोना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रात के वक्त ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि हमको नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, तो उसको किस तरीके से समझाओगे? उसको सिंपली बोलोगे कि जब रात होती है ना, तो रात के वक्त होता क्या है कि जो प्लांट होता है, वो प्लांट जितनी भी एटमॉस्फेयर से O2 होती है, वो सारी O2 को वो अपने अंदर ले लेता है प्लांट, ठीक है, और बदले में क्या दे देता है, CO2 को बाहर फेंक देता है। तो अब तुम सोचो, अगर तुम किसी प्लांट के बड़े से ट्री के नीचे अगर तुम सोए हो, तो तुम्हारे आजू बाजू की जितनी भी ऑक्सीजन है, बोलो वो कौन लेके चला गया? वो तो प्लांट लेकर चला गया। और बदले में क्या देके छोड़कर चला गया? एटमॉस्फेयर में CO2 देकर चला गया, है ना। और जब हम लोगों के आसपास के वातावरण से पेड़ सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेगा, तो अल्टीमेटली जिस जगह तुम सो रहे हो वहां पे ऑक्सीजन की कमी क्रिएट हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी क्रिएट हो गई तो सोते सोते जब तुम सांस लोगे, जब तुम इनहेल करोगे, तो बेसिकली तुम अपनी बॉडी के अंदर में O2 नहीं इनहेल कर रहे हो, बल्कि प्लांट की छोड़ी हुई CO2 इनहेल कर रहे हो। और हमारी बॉडी के लिए CO2 चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, चाहे इवनिंग हो या चाहे नून हो, किसी भी दोपहर पूरे 24 घंटे के इंटरवल में कभी भी हार्मफुल ही होती है। और जब बेसिकली तुम्हारी बॉडी के अंदर CO2 जाने लगेगा, एक वो दिक्कत, प्लस तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो डेफिनेटली बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, उसकी अलग तकलीफ। प्लस जब हमारी बॉडी को, स्पेशली हमारे ब्रेन को, जब हम ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारा दिमाग बहुत थका थका रहता है, पता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। और जब हम सोते हैं, वही तो एक इकलौता टाइम इंटरवल होता है जब हमारा दिमाग इत्मीनान से बैठा रहता है, वो आराम करता है, और उसी दौरान तुम ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दे रहे हो। इसीलिए रात के वक्त पेड़ के नीचे सोना अच्छी बात नहीं होती। तो जो घर में तुम लोगों के जो पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने इन द सेंस ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग हमेशा पहले क्या कहते थे कि रात के वक्त पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, चुड़ैल या भूत पकड़ के लेकर चला जाएगा। तो बेसिकली कोई चुड़ैल या भूत आके तुम्हें पकड़ के नहीं लेके जाता है, ये प्लांट ही आपका क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है रात के वक्त। क्यों? क्योंकि ये आपकी ऑक्सीजन यूज करने लगता है और अपनी गंदी CO2 ये तुमको देने लगता है। तो अभी हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये क्वेश्चन किया कि रेस्पिरेशन भैया कैसे भी करें, वो एक अलग टॉपिक है, बट रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी या CO2 बाहर कैसे आएगी। तो हमने ये देखा कि प्लांट्स के टोटल 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रोसेस में। लीव्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, स्टेम इन्वॉल्व हो सकता है, रूट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसमें हमने पहले किसके बारे में डिस्कशन किया, लीव्स के बारे में डिस्कशन किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स की लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के वाया ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है। लेकिन ये दिन के वक्त है, रात के वक्त यही पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है ना। CO2 बाहर आने लगता है और O2 अंदर जाने लगता है। और साथ ही साथ में हमने ये देखा कि किस तरीके से रात के वक्त पेड़ के नीचे सोना हार्मफुल है। तो बेसिकली हमने लीव्स वाले टॉपिक के ऊपर जितना डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी हमारे सिलेबस के विद इन कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। अब आता है पॉइंट नंबर 2, लीव्स के अलावा ऐसा कौन सा प्लांट का बॉडी पार्ट है जो एटमॉस्फेयर में रहता है। रूट्स देखो एटमॉस्फेयर में नहीं रहती,
रूट्स कहाँ रहती हैं? जमीन के अंदर। एटमॉस्फेयर में लीव्स के अलावा प्लांट का कौन सा बॉडी पार्ट रहता है? वो रहती हैं उसकी स्टेम्स। अब देखो, जैसे ही तुम्हें ये वर्ड सुनाई आता है स्टेम, तुम्हारे दिमाग में ना दो इमेजेस बननी चाहिए। पहली इमेज बननी चाहिए एक बड़े से आम के पेड़ की, ठीक है, और एक इमेज बननी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर धनिया पत्ती, पालक, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, करेले की वेल, मतलब बेसिकली क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, छोटे छोटे हर्ब्स, श्रब्स, समझ रहे हो? ये सब छोटा KG2 KG1 में पढ़ा होगा तुमने, क्लाइंबर क्या होता है, क्रीपर क्या होता है, श्रब्स, हर्ब्स, छोटे प्लांट्स, मैं इनकी बात कर रही हूँ। और एक होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स, बिग ट्रीज। तो एक्चुअली में जब आप स्टेम्स की बात करते हो तो स्टेम्स को बेसिकली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है बहुत ही हट्टी कट्टी मजबूत स्टेम, जो यूजुअली आप लोगों को कैसी दिखती है बताओ? एकदम ब्राउन ब्राउन कलर की दिखती है ना? बार्क कहते हैं हम लोग बेसिकली उसको। एक होती है आप लोगों की कैसी स्टेम, एक होती है वुडी स्टेम। वुडी स्टेम का मतलब एकदम कड़क। अगर तुम एक आम के पेड़ को जाके देखोगे तो आम के पेड़ का जो तना है, जो उसकी बार्क है, क्या वो बार्क आपको एकदम हरी हरी कलर की दिखती है? क्या नहीं ना, वो ब्राउन कलर की दिखती है, याद करो। तो एक होती है वुडी स्टेम। और धनिया पत्ती देखे हो, उसकी स्टेम कितनी पतली सी होती है ना? अच्छा, घर में कभी कोई पूजा पाठ होती है तो हम लोग गार्डन से जाकर थोड़े बहुत घास तोड़कर लाते हैं, उसको हम लोग पानी छिड़कने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे एग्जैक्टली भी नाम याद नहीं आ रहा, धूप ऐसी समथिंग कुछ कहते हैं उसको, है ना? घास तोड़ के लाते हैं, उसकी तुम देखना स्टेम कितनी पतली पतली रहती है। अभी महाराष्ट्र में मैंने आके देखा, लोगों के घर में तुअर फली उगाई जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो तुअर फली की स्टेम्स देखी कैसी रहती हैं एकदम। फिर तो बेसिकली जितने भी क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब्स, हर्ब्स है, इनके जो स्टेम्स होती हैं यूजुअली बहुत ही नाजुक नाजुक सी होती हैं, हरी हरी कलर की होती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं हर्बेशियस स्टेम्स, ठीक है? इन्हें हम लोग कौन सी वाली स्टेम्स कहते हैं? हर्बेशियस स्टेम्स। तो ये जो हर्बेशियस स्टेम्स होती है ना, इन हर्बेशियस स्टेम्स के अंदर में भी प्लांट्स के लीव्स के जैसे बोलो क्या होता है? स्टोमेटा होता है। मतलब ये हर्बेशियस स्टेम्स के अंदर भी लीव्स के जैसे बताइए क्या होता है? स्टोमेटा होता है। तो बेसिकली अगर धनिया पत्ती है तो धनिया पत्ती की जो पतली सी नाजुक सी आपको वो स्टेम दिख रही है, वो स्टेम भी रेस्पिरेशन करती है। और किसके थ्रू करती है बताओ? स्टोमेटा के थ्रू करती है। जैसे लीव्स में होता है ना, सिमिलरली सेम हर्बेशियस स्टेम्स के पास भी क्या होता है? स्टोमेटा होता है। लेकिन जो आपके बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, जैसे आम का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, है ना, और अशोक का पेड़ हो गया, ये से जो बड़े बड़े बिग ट्रीज होते हैं जिनके पास ऐसी नाजुक नाजुक सी पतली पतली सी हरी हरी कलर की स्टेम्स नहीं है, बल्कि उनकी जो वुडी एंड हार्ड एंड वुडी स्टेम्स है, ठीक है, उनकी स्टेम्स कैसी हैं? वुडी है, हार्ड है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ ऐसे जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, इन लोगों के पास कोई स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है? इनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होता। ये जो बड़े बड़े आपके ब्राउन ब्राउन कलर के जो बाग्स होते हैं ना, इनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होता। अब अगर इनके पास स्टोमेटा नहीं है तो क्या ये लोग रेस्पिरेशन नहीं करते? करते हैं, ये लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं। बट इन लोगों के लिए जो रेस्पिरेशन करने का इनका जो तरीका होता है ना, वो तरीका स्टोमेटा वाला नहीं होता, ठीक है? इनका जो तरीका होता है वो स्टोमेटा वाला नहीं होता, बल्कि इन लोगों के जो वुडी स्टेम्स होते हैं, अगर आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो भले ही इन लोगों के पास स्टोमेटा नहीं होते, बल्कि इन लोगों के पास स्टोमेटा के बदले में होते हैं लेंटिकल्स। क्या होते हैं इन लोगों के पास? लेंटिकल्स। पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेंटिकल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इनके अंदर में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है बताओ? आप लोगों के लेंटिकल्स के थ्रू होता है। बस खत्म। इसी लेंटिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है, और आप लोगों की CO2 बाहर आएगी। सो फंक्शन लाइक स्टोमेटा। ये बेसिकली स्टोमेटा नहीं होते, लेकिन हाँ, इन लोगों का जो काम करने का तरीका होता है वो तरीका एकदम आप लोगों के स्टोमेटा के जैसा ही होता है। तो अगर बात चलती है लीव्स की,
तो लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, वाया स्टोमेटा होता है। अगर बात चलती है स्टेम्स की, तो स्टेम्स में दो कैटेगरी आती है, वुडी हार्ड स्टेम्स एंड हर्बेशियस स्टेम्स। हर्बेशियस स्टेम्स के अंदर तो स्टोमेटा होता है, तो नो इश्यूज, बट जो कड़क कड़क बार्क होती है पुराने पुराने बड़े बड़े पेड़ की, इन लोगों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा की वजह से नहीं होता, बल्कि लेंटिकल्स की वजह से होता है। लेंटिकल्स एक प्रकार का आप लोगों का स्टोमेटा ही होता है, बट नॉट एग्जैक्टली स्टोमेटा, ठीक है। काम स्टोमेटा के जैसे करता है, बट स्टोमेटा नहीं कहना चाहिए इसको। तो यहां से ये चीज तुम लोगों को कैसा है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप लोगों के पास एक वुडी हार्ड स्टेम है, तो वुडी हार्ड स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक पार्ट। अब बात आती है प्लांट का एक तीसरा ऑर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं रूट्स। रूट्स तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। किस तरीके से? प्लांट्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के काम आती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है, वाटर को होल्ड करके रखती है। रूट्स के वाया ही प्लांट जमीन में जो पानी होता है, ठीक है, उसको ऊपर खींचता है। रूट्स के वाया ही मिनरल्स ऊपर जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो रूट्स होती हैं, क्या ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं क्या? मतलब क्या ऑक्सीजन को भी ये लोग अंदर लेती हैं? बिल्कुल लेती हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन को लेती कैसे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है रूट्स के बारे में। तो देखो, रूट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली आपको पहले रूट का एक डायग्राम पता होना चाहिए। कैसा डायग्राम? देखो, ये आप लोगों का मान लेते हैं रूट के ऊपर से एक स्टेम आ रहा है, जमीन के अंदर गया। जमीन के अंदर जाने के बाद तुम तो जानते ही हो, जो रूट्स होती है उसकी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। मैंने कुछ ब्रांचेस बना दी, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, इससे थोड़ी बहुत मैंने ब्रांचेस बना दी। अब तुम जानते हो कि जो ये रूट्स होती हैं, इन रूट्स के मान लेते हैं आजू बाजू मिट्टी है। लेट्स से ये आप लोगों का ग्राउंड है, ये आजू बाजू ऐसी मिट्टी है ना, ये आजू बाजू मिट्टी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों का जो ये रूट्स होते हैं, इन रूट्स के पास छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से इनको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करोगे, कभी कभी तो एकदम क्लियरली विजिबल हो जाता है। जैसे अगर तुम कभी गाजर या मूली खरीद के लाओ, तो गाजर या मूली के ऊपर तुम देखोगे छोटे छोटे बाल तुम्हें बाहर निकलते हुए बाहर दिखते हैं, है ना। छोटे छोटे बाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि गाजर और मूली से बाल लटक रहे हैं। दैट बाल आर नोन एज आप लोगों के रूट हेयर, ठीक है, दैट आर नोन एज आप लोगों का रूट हेयर। तो ये जो रूट्स होती हैं, इसके आजू बाजू क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए होते हैं। ये बारीक बारीक ऐसे ऐसे हेयर्स निकले हुए होते हैं इन रूट्स के आजू बाजू, है ना। दीज हेयर्स आर नोन एज व्हाट, रूट हेयर्स। जैसे अगर तुम अपने हाथों को देखोगे, पाँव को देखोगे, तो तुम्हारी स्किन पे भी देखना छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं, राइट। तो सिमिलरली इन रूट्स पे भी बाल लगे हुए होते हैं, एंड दीज बाल आर नोन एज व्हाट, आप लोगों के रूट हेयर। ये लोग क्या कहलाते हैं? आप लोगों के रूट हेयर कहलाते हैं। बस ये जो रूट होता है ना, इस रूट के पास जो रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर देखते हैं कि अरे वाह, मिट्टी के पास क्या ऑक्सीजन होती है? बिल्कुल, मिट्टी के पास ऑक्सीजन होती है। मान लो कि ये छोटे छोटे ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं। वैसे आपको ऑक्सीजन पार्टिकल्स अपनी नेकेड आई से दिखते नहीं है, बट स्टिल मैंने ब्लू कलर से किस चीज को इंडिकेट किया है? ऑक्सीजन पार्टिकल्स को इंडिकेट किया है ना। मैंने किससे इंडिकेट किया? ऑक्सीजन। या फिर बेसिकली छोड़ो ऑक्सीजन, छोड़ो, मैं इसको लिख देती हूँ एयर, कि ये चीज कौन है? आपकी एयर। अब एयर है मतलब उसके पास ऑक्सीजन भी होगा और भी अदर गैसेस भी होंगी, तो हम लोग वहां पे बेसिकली लिख देते हैं एयर। तो जो सॉइल होता है ना, सॉइल के अंदर में भी हवा होती है। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में जितनी हवा होती है उतनी ही सेम हवा आपकी सॉइल के अंदर भी होगी। डेफिनेटली सॉइल के अंदर हवा की क्वांटिटी कम होगी, बट कुछ क्वांटिटी होती है। तो होता कैसा है कि ये जो रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब बेसिकली जो सेल वॉल होता है, वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन होता है। इतना पतला होता है कि इस एयर के अंदर से जो CO2 मतलब जो O2 होता है, ये O2 इस रूट हेयर से अंदर की तरफ चला जाता है, और अंदर जाने के बाद फिर ये O2 प्लांट्स के अलग 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 पार्ट्स को सप्लाई होता है। सिमिलरली जिस तरीके से आपने O2 को अंदर भेजा है, उसी तरीके से क्या होता है, CO2 भी इसी रूट हेयर के थ्रू बाहर आ जाती है और मिट्टी में आके जमा हो जाती है।
तो बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रूट्स क्या रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज रूट हेयर। तो यहां से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन क्यों कैसे हो रहा है, हर्बेशियस स्टेम्स के अंदर कैसे हो रहा है, वुडी स्टेम्स के अंदर कैसे हो रहा है, और आपके रूट्स के अंदर कैसे हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल है, किसी जगह लेंटिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, किसी जगह स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा अब बात आता है कि एक छोटा सा ग्यूरिजन टाइप का टॉपिक आप लोगों का क्रिएट हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टेम वाले क्वेश्चन से। कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि मान लें इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं वाटर लॉगिंग, बराबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। मान लेते हैं कि बहुत पानी गिरा, किसी दिन बहुत पानी गिरा, तो तुम देखना बहुत पानी के गिरने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, सुना होगा अपन ने। और कई बार मान लेते हैं कि आपके पास एक प्लांट है, मान लो कि आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट के आजू बाजू की जो ज़मीन है वो बहुत ही लो लेवल की है। लो लेवल इन द सेंस कि वहाँ पे अगर बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बहुत सारा पानी बेसिकली उस ज़मीन पे आकर ऐसा इकट्ठा हो जाता है ना। ये पानी यहाँ पे ज़मीन के पास आके बोलो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, तो जब भी वाटर किसी भी जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर लॉक्ड हो गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, वाटर लॉक्ड हो गया। वाटर लॉक्ड का मतलब कंसिडरेबल टाइम के लिए आप लोगों का वाटर उस जगह पे जमा हो गया। तो अगर किसी भी पेड़ के आजू बाजू बहुत समय तक बहुत सारा पानी क्या होगा बताओ, जमा हो जाता है ना, तो बेचारा जो प्लांट होता है इस वाटर लॉगिंग की वजह से, जिस भी प्लांट के आजू बाजू ये वाटर लॉगिंग हुई है, प्लांट आप लोगों का क्या हो जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है। मतलब तुम ये देखो कि अगर हम पानी नहीं देते हैं कई बार प्लांट्स को, तो वैसे भी प्लांट्स मर जाते हैं, ये बात तो मानते हो। अच्छा, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी दे दिया तो भी प्लांट्स आप लोगों के मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो बेसिकली प्लांट्स की जो रूट्स थी, उन रूट्स के पास क्या था बताओ, रूट हेयर। जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स की जो रूट्स थी, उन रूट्स के पास क्या था, रूट हेयर थे। ये रूट हेयर क्या करते थे, आप लोगों के सॉइल के पास में से जो सॉइल होती थी उस सॉइल से ये O2 क्या करते थे, अपने अंदर ले लेते थे। बट बात है कि सॉइल के पास O2 आती कहाँ से थी, क्योंकि सॉइल के पास एयर होती थी। अब जब हम लोगों का प्लांट के आजू बाजू मान के चलो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है ना, तो वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से समस्या ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर सॉइल, ठीक है, सॉइल गीली हो जाती है, तो उस गीली सॉइल के पास एयर नहीं होती। ठीक है, उस गीली सॉइल के पास एयर नहीं होती। अब क्योंकि उसके पास एयर नहीं होती, तो अब मैं अगर तुमसे ये पूछूंगी क्या सॉइल को O2 मिला, तो तुम बोलोगे नहीं मैडम, अब सॉइल को O2 कहाँ से मिलेगा, O2 तो तब मिलता था जब एयर होती थी, अब तो एयर ही नहीं है, तो रूट हेयर्स बताओ कैसे O2 को अंदर लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब O2 नहीं होगी, और अगर O2 नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि जो रूट्स है वो बेचारी आप लोगों की जो रूट्स है वो रूट्स बोलो क्या करने लगेगी, रूट्स आप लोगों की एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगी। क्या करेगी रूट्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और तुम जानते हो कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या बनता है, C2H5OH। हम लोगों ने एनएरोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट क्लास की थी ना, बराबर, उस लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या बनता है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस ATP 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ATP की तो बातचीत अभी हो ही नहीं रही है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है C2H5OH दैट इज अल्कोहल। ठीक है, और ये अल्कोहल बेसिकली प्लांट को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो कभी भी वाटर लॉगिंग की अगर समस्या होती हुई दिखे तो प्लांट के आजू बाजू से वो एक्सेस क्वांटिटी का हम लोगों को पानी हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए, अगर आप नहीं हटाओगे तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो एयर ट्रैप्ड होती थी वो एयर ट्रैप नहीं हो पाएगी, रूट हेयर्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा,
एंड ड्यू टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा और ये इथेनॉल प्लांट्स को मार देगा। बस यही आज का हमारा पूरा टॉपिक था कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। लेकिन इस पूरे टॉपिक में हमने ये सीखा कि प्लांट्स किन ऑर्गन्स की हेल्प से O2 या CO2 को अंदर बाहर करता है। बट जैसे हम लोगों की ह्यूमन बॉडी के अंदर O2 और CO2 को जब हम लोग अंदर बाहर करते हैं तो बेसिकली हम उस पूरे फिनोमेना को ब्रीथिंग कहते हैं, कि हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं और हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे हैं। सही कह रही हूं मैं? लेकिन प्लांट्स के अंदर इसको ब्रीथिंग नहीं कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर इस प्रोसेस को आप लोग कहते हो डिफ्यूजन। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में और 9th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में आपने पढ़ा था। ये प्रोसेस होती है किस चीज की? जिस प्रोसेस के थ्रू O2 एंड CO2 ये आदान प्रदान होता है। अब मैं शॉर्ट में डिफ्यूजन को तुम्हें बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम के किसी एक कोने में तुम लोगों ने कोई अगरबत्ती लाइट से जला ली, तो अगरबत्ती जलाने की वजह से तुम कुछ देर बाद ये देखते हो कि पूरा का पूरा रूम सुगंधित हो जाता है ना? कोई पर्टिकुलर जिस कोने में अगरबत्ती जलाए हो सिर्फ वही कोना सुगंधित रहता है ऐसा तो नहीं है, पूरा का पूरा रूम सुगंधित हो जाता है। इसका मतलब जहां पे भी उस अगरबत्ती के पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम थी वहां पे अगरबत्ती के पार्टिकल्स ट्रैवल करना शुरू करते हैं, मतलब एक ऐसी जगह से हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस के थ्रू आपके प्लांट्स के अंदर में भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कोई ब्लड नहीं होता ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। याद रखना, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वाया द प्रोसेस नोन एज फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के अंतर्गत ये वाली चीज आती है। ठीक है, बस तो यहां पर हम लोग इस चीज को ओवर करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, आपके पास एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश, या फिर अगर आपके पास कॉकरोच है या अर्थवॉर्म है, तो इनके अंदर कौन से ऑर्गन्स के वाया ब्रीथिंग होती है, या ये लोग किस तरीके से रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उस ऑक्सीजन को ये कैसे अंदर लेते हैं, ये हमको देखना है। ऑब्वियसली हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे कॉकरोच वगैरह की, जैसे अभी हम लोगों ने प्लांट्स में रेस्पिरेशन की क्या पूरी डिटेल पढ़ी क्या? नहीं, हमने इसे ऊपर ऊपर से पढ़ा है जितना हमारा सिलेबस कहता है। तो वैसे ही ह्यूमंस को छोड़कर कॉकरोच, अर्थवर्म, ठीक है, फिश, अमीबा, इन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाता है ये हम लोगों का सिलेबस है। और इसके बाद फिर जैसे हमारा ये एनिमल्स वाला पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोगों का जो पार्ट स्टार्ट होगा वो ये रहेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था। प्लांट के अंदर तुम मुझे बताओ क्या कोई वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? नहीं है ना? वही स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स बाहर आ रहे हैं, उसी स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर अंदर जा रहे हैं, उसी स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसी स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। मतलब बेसिकली रूट्स भी देखो क्या करती हैं, उसी रूट्स के वाया पानी अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन भी अंदर जा रहा है, मिनरल्स भी अंदर जा रही है। कोई अलग से सेटअप नहीं होता है किसके लिए? आप लोगों के प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी प्लांट्स के जैसी सिंपल नहीं है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए ऑक्सीजन ताकि प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में घूम सके, पहुंच सके हर एक सेल तक, इसके लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है। इसी वेल डिफाइंड सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये काम होता है और जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से कैसे कैसे क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व है और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर फिर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस चीज को यहाँ ओवर करते हैं।